धन्यवाद कर्मचारी साथियों। जैसे कि आपको पता है मार्च महीना चल रहा है और मार्च महीने में एसआई के संबंध में फर्स्ट डिक्लेरेशन या फर्दर डिक्लेरेशन की घोषणा की जाती है और इसी संदर्भ में मैंने एक सुबह के वीडियो में डिटेल में बताया था कि फर्स्ट डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, फर्दर में क्या है, क्या प्रीमियम रहेगा, सब कुछ बताया था। एक कमेंट एक साथी का आया था कि जीपीएफ या एसआई दोनों में से कौन सा बेहतर है, क्या दोनों में अंतर है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एसआई और जीपीएफ में क्या अंतर है, कौन सा बेहतर कर्मचारियों के लिए हो सकता है। सारी डिटेल बताऊंगा और आप खुद अंत में तय करेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी और एसआई में कितनी डिडक्शन करवानी चाहिए। तो यहाँ जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको एसआईपीएफ की साइट पे जाकर के जो भी रूल्स या जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये आपको इसकी वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगी। वहीं से मैं सारी ये डाउनलोड करके बता रहा हूँ। अब यहाँ से सबसे पहले तो बात करेंगे कि जीपीएफ की स्लैब्स क्या है और एसआई की स्लैब्स क्या है। जैसे बीमा एसआई जो है उसकी स्लैब देखा जाए तो वित्त विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार 13/3/2020 के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की 22,000 तक इनकम है तो उसकी आय है वो उसकी स्लैब या न्यूनतम जो कटौती है वो 8,000 रुपये मासिक कटौती है, 800 रुपये 22,001 से लेकर के अगर 28,000 तक है। अब थोड़ा सा ये बार बार जो स्क्रीन गड़बड़ कर रहा तो मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। अब यहाँ से मान लो किसी की बेसिक 28,501 से लेकर के 46,500 तक है तो उसकी 2,200 रुपये ऐसे की डिडक्शन है और 46,501 से लेकर के 72,000 है तो 3,000 डिडक्शन है और अगर अब वो 72,000 है तो उनकी 5,000 है वो न्यूनतम डिडक्शन है। इसके अलावा मैंने सुबह ही बताया था कि कोई भी कर्मचारी वो अपनी स्लैब जो बेसिक है उसके जो न्यूनतम निर्धारित है उससे 2 स्लैब आगे कटौती करवा सकता है। जैसे मान लो कोई कर्मचारी यहाँ इस स्लैब रेंज में आ रहा है, जैसे 28,500 से 46,500 के बीच में, 28,501 से लेकर के 46,500, यानी मान लो किसी का 40,000 या 45,000 अगर मूल वेतन है तो उसकी न्यूनतम कटौती तो हो जाएगी 2,200 रुपये। अगर एक्स्ट्रा वो बढ़ाना चाहे तो एक स्लैब आगे करना चाहे तो 3,000 करवा सकता है और मैक्सिमम करवाना चाहे तो 5,000 तक करवा सकता है। जिनकी 2,200 न्यूनतम है वो 5,000 तक मैक्सिमम करा सकता है। इसी तरीके से 46,500 से लेकर के 72,000 तक अगर किसी कार्मिक की बेसिक है तो न्यूनतम उसके लिए 3,000 और बढ़ाना चाहे तो 5,000 और अगर 2 स्लैब आगे बढ़ाना चाहे तो मैक्सिमम 7,000 की कटौती करवा सकते हैं। ये तो बात हो गई एसआई की। अब बात करेंगे जीपीएफ की। तो यहाँ जीपीएफ के बारे में बात करेंगे तो जीपीएफ में न्यूनतम जो कटौती है वो है, मैक्सिमम का इसमें कोई लिमिट नहीं है। जबकि एसआई में आपकी मैक्सिमम की कटौती की लिमिट है कि आप इससे ज्यादा नहीं कटा सकते। जो भी आपके लिए निर्धारित स्लैब है उससे 2 स्लैब आगे आप करवा सकते हैं कटौती और उसमें भी मैक्सिमम लिमिट है 7,000, जबकि जीपीएफ में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसके अलावा जीपीएफ अगर मान लो 23,100 अगर मूल वेतन है 23,100 तक तो 1,450 रुपये इसकी जो है प्रीमियम कटेगा जीपीएफ का। इसके अलावा 23,101 से लेकर 28,500 तक है तो 1,625। इसके अलावा 28,501 से लेकर 38,500 तक है तो 2,100 और 38,501 से लेकर 51,500 तक है तो 28,150। उस तरीके से 51,501 से लेकर के 62,000 तक है तो 3,575 3,575। 62,001 से लेकर 72,000 तक है तो 4,200 और 72,001 से 80,000 तक अगर मूल वेतन है तो 4,800 और 80,000 से 1,16,000 तक 6,150 और उसके बाद में 1,16,000 से लेकर के 1,67 तक है तो 89 8,900 और मान लो 1,67,000 से ज़्यादा है बेसिक तो आपके 10,500 ये न्यूनतम है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये मैक्सिमम आप कितना भी करवा सकते हैं। अब ये तो हो गई कि दोनों की कटौती की बात। अब दोनों में से कौन सा बेनिफिशियरी है या कौन सा लाभदायक है, कौन सा नहीं है, अब इसके बारे में मैं एक एक को डिटेल में बताऊंगा और उसके बाद खुद आप डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा सही है। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे जीपीएफ की, प्रावधायी निधि योजना यानी जनरल प्रोविडेंट फंड। अब इसमें प्रावधायी निधि योजना से तात्पर्य एक ऐसी नीति है जिसमें विभिन्न अभिदाताओं द्वारा उनके जीपीएफ खातों में हस्तांतरण जमा कराई जाती है, राशि है जो भी जमा कराई जाती है और इन जमा राशियों पर निम्नांतर्गत ब्याज की राशि है वो प्रदान की जाती है। अब सामान्य प्रावधायी निधि योजना क्या है? तो कर्मचारी के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित अनिवार्य बचत योजना है जो सेवानिवृत्ति पर उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा और मृत्यु की अवस्था में उनके आश्रितों को आर्थिक संबल प्रदान करती है। और योजना में सेवानिवृत्त, सेवा त्याग, सेवा प्रतिकीकरण पर अभिदाता स्वयं को या उसकी मृत्यु होने की दशा में उसके द्वारा जो भी मनोनीत है उसको समस्त राशि मय ब्याज है वो भुगतान की जाती है। ये जीपीएफ की बात कर रहे हैं। उसके बाद में
योजना किन नियमों के अंतर्गत लागू होती है, तो राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधान निधि नियम 2021 के अंतर्गत लागू है। और पूर्व में ये योजना राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि 1954 और तत्पश्चात 1997 के अंतर्गत लागू थी। अब जो लेटेस्ट कंडीशन है कि 1/1/2004 के बाद जो कार्मिक है उनके लिए क्या है, तो जैसे योजना कब से और किस पर अनिवार्य ऐच्छिक रूप से लागू है, तो योजना 1/4/1954 से समस्त राज्य कर्मचारियों पर ऐच्छिक और राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि योग्य हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई थी। और जिसे 1/5/1980 से समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों के पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। अब तो ये बात होगी। अब दूसरी बात है कि 1/1/2004 के बाद में जो कार्मिक थे जिनको एनपीएस दिया जाता था उनके बारे में जो क्या डिसीजन है, तो अब इसमें कर्मचारी पे जैसे ये है कि जो जीपीएफ की योजना थी 1/1/2004 उसके पश्चात कर्मचारी पर लागू नहीं थी, उनको एनपीएस लागू था। जो केंद्र सरकार की योजना थी जैसे एनपीएस थी, उसमें राज्य सरकार के ओपीएस के नीतिगत निर्णय के पश्चात अब जैसे राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, और तो राज्य कर्मचारियों को 1/4/2022 से जीपीएफ 2004 नाम से नई योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। और राज्य कर्मचारी जो भी कटौती होती है वो जीपीएफ 2004 में होती है। पूर्व में जीपीएफ 2004 इन कर्मचारियों पर नवंबर 2020 से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित और जीपीएफ में जमा कराई जाने वाली राशि के लिए अनिवार्य रूप से और कार्मिकों के लिए ऐच्छिक रूप से शुरू की गई थी। अब इसमें कटौती वगैरह या और क्या प्रावधान है, तो क्या सामान्य प्रावधान निधि में यानी जीपीएफ में निर्धारित खंड दर से अधिक कटौती करवाई जा सकती है। अब जैसे एसआई की बात करें तो एसआई में जो नियम ये था कि मैक्सिमम 2 स्लैब आगे करवा सकते थे, लेकिन जीपीएफ की बात करें तो जी हाँ, राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 10 के अनुसार यदि अंशदाता चाहे तो अनिवार्य प्रावधान निधि की निर्धारित खंड दर से अधिक, यानी जो अनिवार्य है न्यूनतम जो है, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि मान लो किसी का मूल वेतन 51,500 से लेकर के है, मान लो 55,000 है, तो उसके लिए 3,575 ₹3575 तो न्यूनतम है, ये तो अनिवार्य है। लेकिन वो चाहे तो दर से अधिक कटौती करवा सकता है, परंतु ये कटौती वित्तीय वर्ष की वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर के इसकी अपर लिमिट कब ये तक खुला है कि आप करवा सकते हैं, जबकि जीपीएफ में स्लैब्स है वो एसआई में स्लैब्स निर्धारित है, उससे ज्यादा आप कटौती नहीं करवा सकते। अगला क्या, सामान्य प्रावधान निधि विभाग में जमा कराई गई राशि पे आयकर अधिनियम की छूट मिलती है 88, तो इसमें भी 88 धारा सी के अंतर्गत इनकम टैक्स पे छूट मिलती है। हालांकि ये ओल्ड जो रिजिम अपनाएंगे तभी मिलेगी, न्यू रिजिम आपको होता है उसमें कोई भी इस तरह का बेनिफिट नहीं है। अब योजना के अंतर्गत भुगतान किन परिस्थितियों में दिया होता है, तो जो जीपीएफ में भुगतान है वो या तो कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो या सेवा त्याग हो यानी सर्विस छोड़ दे वो, या अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले ले, या सेवा निष्कासन है उस पर दिए है, किंतु अंशदाता चाहे तो सेवानिवृत्ति पश्चात प्राप्त सेवानिवृत्ति परिलाभों को वित्त विभाग की जो दिनांक 30/3/1999 की अधिसूचना है और राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 4 के अनुसार जीपीएफ खाते में वो जमा करा सकता है। अब बात करेंगे ब्याज दर की कि एसआई की ब्याज दर क्या है और जीपीएफ की क्या है। तो जीपीएफ की बात कर रहे हैं तो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर है वो घोषित की जाती है, और वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 के लिए 7.1 वार्षिक ब्याज दर है। अब मैं आपको एसआई की भी बताऊंगा कि उसकी ब्याज दर कितनी है और कौन बेनिफिट रहेगा। तो ये तो हो गया जीपीएफ का कि 7.1 जो उसकी वार्षिक ये ब्याज दर है। अब प्रावधान निधि में जमा राशि पर ब्याज दर की गणना कैसे की जाती है, तो प्रत्येक अंशदाता के प्रावधान निधि खाते में वर्ष के दौरान प्राप्त राशि के प्रोग्रेसिव योग पर और वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर निर्धारित दर से ब्याज गणना की जाती है, और इस तरीके से प्रावधान निधि खाते में जमा राशि पर अभिदाता को चक्रवृद्धि की दर से ब्याज प्राप्त होता है। अब बात करेंगे जैसे आहरण यानी लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, एसआई में क्या प्रावधान है, जीपीएफ में क्या प्रावधान है। तो योजना के अंतर्गत अस्थायी आवरण, अस्थायी आवरण का मतलब हो गया टेम्पररी लोन जिसको वापस भरना पड़ता है, अगर वो लेने का प्रावधान है या नहीं है। तो पहले तो इसका प्रावधान था, लेकिन सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 में अस्थायी आहरण का प्रावधान समाप्त किया जा चुका है। यानी आप जीपीएफ पे पहले जो कर्मचारी है वो स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के लोन ले सकते थे। अब अस्थायी लोन, टेम्परेरी लोन आपको नहीं मिल सकता, आपको स्थायी लोन ही लेना पड़ेगा। अब ये दूसरा इसका जो आ गया कि योजना के अंतर्गत स्थायी आहरण का क्या प्रावधान है, तो राज्य कर्मचारी प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार कोई भी कर्मचारी या अभिदाता 5 वर्ष की पश्चात सेवा अवधि के आधार पर 10 से 50% तक आहरण बिना कारण बताए कर सकता है। यानी उसको अगर आवश्यकता है तो वो स्थायी आहरण कर सकता है, यानी परमानेंट लोन ले सकता है।
और उसका जो भी 10% से लेकर के 50% तक कारण कर सकता है, उसमें कारण बिना कारण बताए और कारण उल्लेखित होने की दशा में विभिन्न कारणों के आधार पर। अब जैसे भी कारण है, अगर मान लो कारण बताता है तो उसको 50 से लेकर के 75% जो भी जमा है वो निकाल सकता है, नहीं तो सामान्य जो रूप में 50% तक तो आरित कर सकता है। अब मनोनयन यानी नॉमिनी की क्या प्रावधान है, तो राज्य कर्मचारी प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 5 के अनुसार कोई भी अभिदाता परिवार के सदस्यों के पक्ष में मनोनयन कर सकता है, यानी कोई भी अपना नॉमिनी रख सकता है जिसमें परिवार नहीं होने की दशा में। सामान्य रूप से तो परिवार में जो स्पाउस होता है, पति पत्नी वगैरह वो होते हैं, लेकिन अगर मान लो परिवार नहीं होने की दशा में अन्य को भी मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा परिवार की परिभाषा में कौन कौन आएंगे, पति या पत्नी, पुत्र या पुत्रियां, अवयस्क भाई है, अविवाहित बहनें हैं, या माता पिता नहीं होने की स्थिति में दादा दादी भी शामिल है, ये सारे परिवार में आते हैं। अब जैसे पासबुक पत्र सत्यापन वगैरह या सेवानिवृत्ति के पश्चात क्या सामान्य प्रावधान निधि खाता खोला जा सकता है, तो ये जो मेन डिस्कस था कि कौन सी अच्छी योजना है, तो मैं अगले इसके वीडियो के अगले भाग में आपको बताऊंगा कि एसआई में क्या क्या प्रावधान है। तो ये तो बातें होगी जीपीएफ की। अब एसआई की बात करें तो राज्य बीमा है, ये इंश्योरेंस है एक तरह से, जिसमें राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा नियमित किए गए वर्गीकृत कर्मचारियों का राज्य सरकार से अनुबंध है, जिसके अंतर्गत बीमादार द्वारा बीमा करता है, यानी राज्य बीमा विभाग को नियमित प्रीमियम देने पर बीमादार अथवा उसके मनोनीत किसी की दुर्घटना या घटना में घटित होने पर पूर्व निश्चित धन राशि के भुगतान हेतु आश्वस्त किया जाता है, यानी उनको भुगतान किया जाता है, और सेवानिवृत्ति के बाद में बीमा धन और बोनस जो भी है वो सारा मिल जाता है। अब बीमा धन क्या होगा, तो बीमा अनुबंध में प्रविष्टि पर बीमादार की जो आगामी वर्षगांठ पे जो आयु होगी और उसके द्वारा दिए प्रीमियम के आधार पर उसकी राशि जो भी घटना के विशेष के घटित होने पर दिए है वो बीमा धन कहलाती है। तो राज्य बीमा क्या है, तो राज्य बीमा राज्य कर्मचारियों के जीवन पर जोखिम वहन करने वाली एक कल्याणकारी योजना है, और जिसके द्वारा बचत को प्रोत्साहन देने के साथ साथ राज्य कर्मचारी उसके परिजनों को आर्थिक संबल भी प्राप्त होता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बातें जो थी कि स्लैब से मैंने पहले बता दी, कर्मचारी कब बीमित होता है, यानी एसए की कटौती कब होती है, हालांकि सुबह की वीडियो मैंने बताया था, फिर भी दोबारा बता दूं कि जब भी किसी कर्मचारी का 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होता है, परिवीक्षा काल पूरा होता है, तो उसके पश्चात आने वाले मार्च महीने से इसकी कर्मचारी को बीमित होगा, और इसके लिए मार्च माह के जो वेतन से प्रीमियम की प्रथम कटौती की जाती है, और कर्मचारी के वेतन में से वृद्धि होने या बीमा की खंड दर में परिवर्तन होने पर बढ़ी हुई दर पे प्रीमियम की कटौती भी आगामी मार्च महीने से करवाई जा सकती है, यानी जो भी चेंज होगा वो मार्च महीने से होगा। अब इसमें प्रीमियम की क्या दर है, तो 13/3/2020 के अनुसार जैसे 22,000 तक 800 रुपये है, 22,001 से लेकर के 28,500 तक है 1,200 रुपये ऐसे ही की कटौती, 28,500 लेकर 46,500 तक है तो 22,000 रुपये, और 46,501 से लेकर 72,000 रुपये तक है तो वो मैक्सिमम 3,000 की कटौती करवा सकता है, और उसके बाद में 72,000 से अधिक है तो 5,000 और मैक्सिमम है वो 7,000। अभी इसमें वही है कि मान लो जैसे 28,501 से आगे वाला, मान लो किसी की 30,000 बेसिक है या 46,000 है, 46,500 से पहले यानी 42 है, 40 है या जितने भी है, तो 2,200 की उसकी न्यूनतम स्लैब होगी और 2 स्लैब आगे वो ले सकता है। तो ये तो बात होगी। अब क्या स्वयं को अधिक बीमा धन के लिए बीमित कराया जा सकता है, तो सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया कि कोई भी कर्मचारी अपने मूल वेतन के अनुसार जो स्लैब निर्धारित है उससे 2 स्लैब आगे की कटौती करवा सकता है, और उसमें भी मैक्सिमम लिमिट 7,000 की है। जबकि आपने देखा था कि जो इसमें जीपीएफ में मैक्सिमम लिमिट का कोई प्रावधान नहीं है, कितनी करा सकते हैं, और एक ही शर्त थी कि वो जो भी कटौती है वो, मैं आपको वापस दोबारा बता देता हूँ कि मैक्सिमम इसकी कटौती का है। इसमें हालांकि जैसे कटौती है वित्तीय वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती, जबकि एसआई में फिक्स है, एसआई में आप मैक्सिमम 2 स्लैब आगे की कटौती करवा सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें इनकम टैक्स में क्या छूट है, तो जिस तरीके से जीपीएफ पे छूट है उसी तरीके से एसआई में भी इनकम टैक्स पे छूट है, हालांकि जो ओल्ड रिजीम है उसी में छूट मिलेगी, न्यू रिजीम में आपको किस तरह की छूट नहीं मिलेगी। अगला है कि क्या राज्य सरकार पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों के भुगतान की गारंटी देता है, तो बिल्कुल हाँ, राज्य सरकार बीमा संविधाओं के अंतर्गत देय लाभों को के राज्य की संचित निधि से भुगतान की गारंटी देता है। अब इसमें बीमे की जो पॉलिसी वगैरह है, तो या बीमा पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभों का भुगतान कब और किन परिस्थितियों में होगा, तो पहली बात है कि परिपक्वता होती है यानी मैच्योरिटी हो जाए तब होगी, या मृत्यु हो जाए कर्मचारी की, या दीर्घकालीन राशि का योजना के अंतर्गत विभिन्न परिस्थितियों में भुगतान दिए हुए,
यानी बीमादार की अगर मृत्यु होने पर उसके मनोनीत को मिलेगी, और पॉलिसी की परिपक्वता तिथि पर बीमादार को मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमादार राज्य सेवा अगर छोड़ देता है या सेवा से अलग कर दिए जाने के पर उसके द्वारा किसी अन्य विकल्प को न चुनने की स्थिति में बीमादार को अध्यर्पण राशि का भुगतान किया जाता है। अब ये तो हो गया। अब एसआई में क्या बेनिफिट्स है, तो राज्य बीमा से राज्य कर्मचारियों के बेनिफिट्स है। तो पहला तो प्रीमियम के बदले बीमादार को पॉलिसी की परिपक्वता पे बीमा धन में बोनस प्राप्त होता है। अलग अलग तरह के बोनस प्राप्त होते हैं, और जो बीमा धन होगा वो प्राप्त होगा ब्याज समेत। परिपक्वता तिथि से पूर्व बीमादार की मृत्यु हो जाने पर मान लो किसी ने इंश्योरेंस ऐसे ही इंश्योरेंस करवाया हुआ है ऐसे ही, और उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब उसके मनोनीत को है बीमा धन की दुगनी राशि है वो भुगतान की जाएगी, मय बोनस किया जाएगा। तो ये विशेष बात है। इसके अलावा परिपक्वता तिथि से पूर्व यानी जब कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जाती है या सेवानिवृत्ति पर अगर वो व्यक्ति है, तब सेवा से अलग होने वाले बीमादार के प्रकरणों में उनके द्वारा अध्यर्पण भुगतान का विकल्प चयन करने की अवधि स्थिति में, यानी जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको पहले से लिखित में देना पड़ता है कि उसको ऐसे की कटौती बंद करनी है, क्या करना है। तो अध्यर्पण राशि जो सेवा से अलग होने की तक की पॉलिसी की अवधि से संबंधित अध्यर्पण गुणांक के आधार पर है, उसका भुगतान किया जाता है। अब बोनस की बात करें या बीमा धन की गणना की बात करें, तो बीमा धन की गणना है उसके तो बीमादार की जो भी आयु है उस पर गुणांक निर्धारित उसी के अनुसार होती है, और बीमादार की आगामी वर्षगांठ पे आयु से संबंधित गुणांक को उसको द्वारा दे प्रीमियम मासिक प्रीमियम से गुणा कर बीमा धन है वो निर्धारित किया जाता है। अब कालांतर में प्रीमियम की दर में अधिक कटौती होने की स्थिति में जो भी अतिरिक्त बीमा धन है उसकी भी गणना है वो उपयुक्त के अनुसार की जाती है। अब बात करें कि एसआई में कितने तरह की पॉलिसी होती है, तो वर्तमान में विभाग द्वारा केवल सावधि का मतलब एनरोलमेंट पॉलिसी जारी की जाती है। पूर्व में सावधि पॉलिसी के अतिरिक्त आजीवन पॉलिसी भी जारी की जाती थी। अब जो बात करेंगे कि सावधि बीमा पॉलिसी पे कितने प्रकार के बोनस दे है, तो इसमें अलग अलग तरह के बोनस है। 4 प्रकार के जो बोनस है, पहला है रिवर्सनरी बोनस, यानी ये बोनस प्रति वर्ष बीमा धन के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन अवधि के अंत में प्रवर्तमान पॉलिसियों हेतु राज्य सरकार द्वारा दर से दिया जाता है। 2019-20 के लिए रिवर्सनरी बोनस की जो दर है सावधि पॉलिसी पे 90 रुपये प्रति हजार बीमा धन प्रति वर्ष है, और प्रवर्तमान आजीवन पॉलिसी पे 112.5 प्रति हजार बीमा धन प्रति वर्ष है। ये तो हो गया रिवर्सनरी बोनस। इसके बाद में अंतरिम बोनस की बात करें, तो ये बोनस किसी वर्ष के रिवर्सनरी बोनस घोषित नहीं किए जाने की स्थिति में घोषित वर्ष के रिवर्सनरी बोनस की दर से आधार पर दिया जाता है अंतरिम बोनस। उसके अलावा अतिरिक्त बोनस, ये बोनस पूर्व में जारी समावसान यानी इंश्योरेंस पे सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन के कारण मूल्यांक यानी जो एक्चुरी है उसके द्वारा निर्धारित गुणांक की दर से दिया जाता है। इसके अलावा टर्मिनल बोनस का भी प्रावधान है। ये बोनस है वो बीमा पॉलिसी की पूर्ण अवधि तक जारी होने की स्थिति में दिया जाता है, और 2019-20 में इसकी समाप्ति पे 4 रुपये 4 प्रति हजार बीमा धन जो है प्रतिवर्ष तय किया गया था। अब बात करेंगे बोनस निर्धारण का आधार किस तरीके से होगा, प्रक्रिया क्या रहेगी। तो बोनस निर्धारण हेतु योजना के अंतर्गत विभिन्न प्राप्तियों भुगतान और ब्याज प्राप्तियों और प्रबंधनीय व्यय जो है उसके आधार पर संपत्तियों एवं दायित्वों की बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, और बैलेंस शीट में अधिशेष होने की स्थिति में कुल जो बीमा धन है उसके आधार पर ही प्रति हजार बीमा धन के लिए बोनस की दर की जो है अनुशंसा की जाएगी। तो ये तो बात हो गई। अब ब्याज की बात करें, तो जो मेन तुलनात्मक बात थी कि एसआई में जो ब्याज था वो है 7.5, यानी एफडी टू रेवेन्यू 92 और 17/4/2020 के अनुसार इसकी जो दर है ब्याज की दर है वो 7.5% है। जबकि इसमें जो बात करें जीपीएफ में, तो जीपीएफ में यहाँ जो ब्याज दर शुरुआत में यहाँ आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो ब्याज दर थी वो इससे कम थी, 7.1 थी। मैं आपको अभी मैंने जैसे बताया था, दोबारा कोशिश करता हूँ इसी में आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से जैसे बात करेंगे प्रावधान नीति में जमा राशि पे ब्याज की दर कितनी है, तो 2022-23 और 23-24 के लिए 7.1% वार्षिक दर से ये है। अब यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ 17/4/2020 के अनुसार इसकी जो दर है वो 7.5% वार्षिक दर है ऐसे की। वो जीपीएफ की तुलना में एसआई में जो ब्याज दर है वो अधिक है, यानी ब्याज ज़्यादा मिलेगा, बेनिफिट ज़्यादा होगा। क्या बीमा योजना में बीमादार को ऋण की सुविधा उपलब्ध है, तो कुछ मात्रा में योजना के अंतर्गत बीमादार व्यक्ति द्वारा बिना कारण कुछ शर्तों के दिन ऋण है वो प्राप्त कर सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो एसआई के संबंध में, क्योंकि अधिक कटौती किस आयु तक की जा सकती है, तो अधिक कटौती यानी अगर कोई व्यक्ति बढ़ाना चाहे तो उसकी
55 वर्ष की आयु है उस तक बढ़ा सकते हैं। 55 की आयु क्रॉस हो गई उसके बाद में उसमें जीपीएफ या एसआई में कोई चेंज नहीं कर सकता। जीपीएफ तो कभी भी करवा सकते हैं लेकिन एसआई में कोई चेंज नहीं होगा। अब है ब्याज की बात आ गई। अब बात करेंगे कि नॉमिनी की। तो बीमाकृत व्यक्ति अपने माता पिता, पति पत्नी, संतान, भ्राता, भाई बहन या माता पिता किसी को भी नाम निर्देशित के रूप में नियुक्त करने का हकदार होता है। और यदि नाम निर्देशन करते समय उल्लेखित कोई भी संबंधी जीवित नहीं रहा हो तो व्यक्ति को अपने नाम निर्देशित के रूप में नियुक्त करने का हकदार रहेगा। परंतु ये कि बीमाकृत व्यक्ति के विवाह से पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया अथवा पश्चात रद्द नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये कि जो ब्याज दर है वो 7.5 है जबकि इसमें 7 है। इसके अलावा एसआई में परिपक्वता के पश्चात पॉलिसी अगर जारी रखना चाहें तो सामान्य रूप से जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उससे ठीक पहले आने वाले 31 मार्च तक बीमे की राशि को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होता है। और ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि विस्तारित अवधि के लिए बोनस सहित उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेह होगी। तो ये तो हो गई कि पेमेंट कब मिलेगा, मैच्योर कब होगी। तो या तो आपकी सेवानिवृत्ति हो जाए या 31 मार्च में जो भी आपके डेट वगैरह हो उसके अनुसार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। अब जो बात आई कि दोनों में से अच्छा कौन है तो सारांश रूप से कहें तो मुझे लगता है जीपीएफ की तुलना में एसआई ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जीपीएफ पहले शुरू था उसके बाद में राज्य सरकार ने बंद कर दिया, एनपीएस शुरू किया उसके बाद में वापस अब जीपीएफ 2004 शुरू किया। तो कई चीज़ों में इसमें अभी भी थोड़ी सी कमी है। तो दूसरा बात करेंगे जो ब्याज दर की। तो जीपीएफ में जो ब्याज दर है 7.1 है जबकि एसआई में ब्याज दर है वो 7.5 है। ऋण की बात करें तो एसआई में आप ऋण ले सकते हैं और जो भी आपका अमाउंट जमा उसके अनुसार ऋण मिलेगा। जबकि जीपीएफ की बात करें तो जीपीएफ में अस्थायी लोन है वो बंद कर दिया गया और स्थायी रूप से आप कोई भी है वो लोन ले सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दोनों बता दी। अब यहाँ आप इस वेबसाइट पे जाकर के यानी जो मत इसमें एसआईपीएफ की जो वेबसाइट है मैं आपको बताता हूँ इस तरह की जो वेबसाइट है। अब यहाँ जो भी ये वेबसाइट है जिसमें मंत्री महोदय का फोटो वगैरह सारा दिया हुआ है। अब यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो मैंने बताया सारे यहीं से डाउनलोड करके मैंने आपको बता दिया कि एसआईपीएफ के बारे में संक्षिप्त इतिहास क्या है, लक्ष्य उद्देश्य वगैरह ये सारे मैंने आपको डिटेल में बता दिए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग भी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।